नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कल हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की थी समसामयिकी क्रॉनिकल के तहत करंट अफेयर्स, जिसमें हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम कल पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्रिटेन ने विकासशील देशों के लिए एक नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की है, जिसका नाम है DCTS, विकासशील देशों के लिए व्यापार योजना, द डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। ये है क्या? अभी तक यहाँ पर सामान्यीकृत तरजीह योजना चल रही थी, उसकी जगह पर DCTS को शुरू किया गया है। सामान्यीकृत तरजीह योजना के तहत ब्रिटेन कुछ अल्प विकसित देशों को अपने यहाँ पर सामान आयात करने पर उन पर आयात शुल्क या तो नहीं लगाता था या फिर बहुत ही कम लगाता था, जिससे अल्प विकसित देशों को ब्रिटेन में अपना सामान निर्यात करने में सुविधा होती थी और उनकी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता था। भारत को भी इससे लाभ मिलता था। लेकिन अब नई योजना शुरू कर दी गई है, विकासशील देशों के लिए व्यापार योजना। तो इससे हो सकता है कि भारत का जो श्रम आधारित क्षेत्र है, जैसे कि चमड़ा और कपड़ा, ये जब इन सारी चीज़ों को निर्यात करने में भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि ब्रिटेन पहले यूरोपीय संघ का सदस्य था और ब्रेग्जिट के बाद में ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। तो पहले बहुत सारे देश थे, जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये GSP योजनाओं के तहत विकासशील देशों को आयात शुल्क रियायत दिया करते थे। लेकिन अब ब्रिटेन अलग हो गया, तो ब्रिटेन ने अपनी GSP को ख़त्म करके उसकी जगह DCTS को शुरू किया है। बस यही है इसमें, और कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पेटेरी ओरपो, ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, पेटेरी ओरपो। बस इतना ही याद रखना है, इतना। और देख सकते हैं इसमें कि ये सना मारिन की जगह प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले सना मारिन थी फिनलैंड में। नेक्स्ट है म्यांमार के विद्युत पेशेवरों के लिए भारत का 5वां प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो भारत में जो विद्युत उत्पादन कंपनी है NTPC लिमिटेड में म्यांमार के कुछ विद्युत पेशेवर आए और उनको विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारी, अर्थशास्त्र से संबंधित या फिर सौर PV परियोजनाओं से संबंधित जानकारी उनको दी गई, उनकी ट्रेनिंग कराई गई है अभी हाल ही में। बस यही जानना है इसमें, और कुछ है नहीं। और इस ट्रेनिंग से क्या होगा भाई, दोनों, एक चीज़ और भी है कि दोनों देशों के जो संबंध है वो अच्छे होंगे। सहयोग के मामले में, ऊर्जा के क्षेत्र के मामले में ज्ञान का आदान प्रदान एक दूसरे के द्वारा किया गया। फिर हम देख सकते हैं, नेक्स्ट है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। और ये कहाँ पर शुरू की है? बांग्लादेश में शुरू की है। बस इसमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट कि अमेरिका यूनेस्को में पुनः शामिल होने पर विचार कर रहा है 10 साल बाद। यूनेस्को से ये अलग हो गया था, शायद सन 2011 में यूनेस्को से अलग हुआ था अमेरिका। उस समय फ़िलिस्तीन को सदस्य बनाया जा रहा था यूनेस्को का, जिसका अमेरिका ने विरोध किया और फ़िलिस्तीन के साथ साथ अमेरिका और इजराइल दोनों ही यूनेस्को से अलग हो गए थे। अब फिर से दोबारा से उसका मेंबर बनने की बात चल रही है। तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। फिर है ब्लूटूथ और एयर ड्रॉप्स के प्रयोग पर रोक लगाने की चीन की योजना। तो चीन एक कोई नई योजना बना रहा है, जैसे कि हम बहुत सारी अभी फाइल शेयर करते हैं मोबाइल के थ्रू, जिसमें हम ब्लूटूथ
एयर ड्रॉप्स, इस तरह की तकनीकी का प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल शेयर करते हैं, तो उसको रोकने की जो योजना है यहाँ पर चीन के द्वारा शुरू की जा रही है। नेक्स्ट है, विश्व के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक अभी सिंगापुर में आयोजित हुई है। अलग अलग देशों की बहुत सारी गुप्तचर संस्थाएं होती हैं, जैसे कि भारत की हम बात करें तो भारत की रॉ है, आईबी है, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, सीबीआई है, इसी तरह से अमेरिका की सीआईए है, इजराइल की मोसाद है। तो बहुत सारी गुप्तचर संस्थाएं होती हैं। तो इन सब के जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं, उनकी एक बैठक हुई है सिंगापुर में। बस इतना ध्यान रखना है और ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने इथोपिया को खाद्य सहायता रोक दी है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इथोपिया को बहुत सारे खाद्य से संबंधित मतलब लोगों तक खाद्यान्न पहुंच सके, इसके लिए सहायता दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ये जो सहायता है लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने इस सहायता को बंद कर दिया है। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी है एडिस अबाबा। संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में जो जगह है रोम, वहाँ पर है। नेक्स्ट है, चीन ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है, जिसका नाम है ZF22। क्वेश्चन आ सकता है कि ZF22 क्या है। तो ZF22 एक सुरंग है हाइपरसोनिक, जो कि चीन के द्वारा विकसित की गई है। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर है नेक्स्ट, चेन्नई से श्रीलंका के लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़ लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है MV एम्प्रेस। तो MV एम्प्रेस ये देश का, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़ है जिसको श्रीलंका के लिए भेजा गया है। बस इसमें यही है जानने के लिए, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए हाल ही में यहाँ पर 5 नए देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं, उन 6 अंगों में से एक अंग ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा जो ये संयुक्त राष्ट्र है, इसमें टोटल आपको पता होगा कि 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जो कि 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो नए सदस्य जो हैं वो ये बने हैं भी, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। सॉरी, ये जो है सदस्य नए बने नहीं हैं, जो नए सदस्य बने हैं वो इनकी जगह स्थान लेंगे। ठीक है, वो गलती से बोल दिया था मैंने। ये जो नए सदस्य बने हैं वो इन सारे सदस्यों की जगह स्थान लेंगे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। और अगर हम नए सदस्यों की बात करें जिसमें हैं अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवानिया, ये हैं नए सदस्य। ठीक है, आपको पता ही होगा। और जो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा रूस का फेस, ये है ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं हम। जैसे कि रशिया हो जाएगा R से, फिर KA से कोई मतलब नहीं है, F से यहाँ पे हो जाता है फ्रांस, A से हो जाता है यहाँ पे अमेरिका, C से हो जाता है चाइना, और E से हो जाता है हमारा इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है केपटाउन में। केपटाउन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पर बैठक हुई है। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स जो है विश्व के
5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। ये जो इसमें नाम 4 लेटर हैं VRICS, ये देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। B फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स बन गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एडगर रिंकेविक्स, ये लाटविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाटविया एक बाल्टिक कंट्री है। जिस तरह से ये हम मतलब मैप बनाने की कोशिश करें, जैसे कि रूस का यूरोप का मैप है, तो यहाँ पर है लाटविया, ठीक है। तो लाटविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये बाल्टिक कंट्री है लाटविया एक, बस इतना ही जानना है इसमें। नेक्स्ट हम देख सकते हैं तुर्की में रेसेप तैयब एर्दोगन तीसरी बार से फिर राष्ट्रपति बन गए हैं। बस इतना ही जानना है और ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि संयुक्त समुद्री सेना से संयुक्त अरब अमीरात जो है हट गया है। तो एक संगठन है गठबंधन, समुद्री गठबंधन, जिसका नाम है संयुक्त समुद्री सेना, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में गठित हुआ था। इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, 34 राष्ट्र इसमें शामिल हैं। अमेरिका के नेतृत्व में यह गठित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बहरीन में। बहरीन में जो अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य ये है कि समुद्र में किसी भी प्रकार का आतंकवाद विरोधी घटनाएं ना हो, समुद्री डकैती ना हो, या फिर नशीले पदार्थों की तस्करी ना की जा सके समुद्र के द्वारा। इन सब चीज़ों को रोकना इस संगठन का काम है, संयुक्त समुद्री सेना का। तो इसको आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि अभी भारत और वियतनाम के बीच में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित हुई है नई दिल्ली में। भारत और चीन सीमा कार्य संबंधी परामर्श बैठक हुई है। यह भी कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद बहुत लंबे समय तक चला आ रहा है, उसको जल्दी से सुलझाया जा सके, इसके लिए ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में। बस इतना ही जानना है और ज़्यादा जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी अब संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दी गई है। WCC वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये क्या है? ये एक IUCN के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ये प्रत्येक 4 साल पर आयोजित होती है। इस बार इसकी जो मेज़बानी है संयुक्त अरब अमीरात में हुई होगी, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में इसका सम्मेलन नेक्स्ट टाइम होगा, जो कि 2025 में होने वाला है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें जानने की आवश्यकता है नहीं। और हम बात करें IUCN की, तो जो IUCN है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है ग्लैंड, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ये याद रखना है हमें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि अमेरिका के द्वारा नवीकरणीय H-1B वीज़ा लॉन्च कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो H-1B वीज़ा है, जो दूसरे देश के लोग होते हैं या फिर जो भारतीय पेशेवर हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और तकनीकी पेशेवर हैं, तो जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो H-1B वीज़ा उनको जारी कर सकती हैं, उन विदेशी श्रमिकों को वो जारी कर सकती हैं। उसके लिए उन्हें विदेश यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका अपडेशन कराने के लिए, नवीनीकरण कराने के लिए देश की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो उसी तरह से नवीनीकरण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारत ईरान संबंध। आपको शायद पता होगा कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने से क्या हुआ है कि अमेरिकी डॉलर का प्रयोग ईरान
अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नहीं कर पा रहा है। तो भारत से जो ईरान का व्यापार होता था, तो ईरान भारतीय रुपये के द्वारा जो है व्यापार कर रहा था। तो बहुत से व्यापारी, भारतीय व्यापारी चावल, चीनी, चाय जैसी वस्तुएं ईरान को देते थे और ईरान बदले में उनको भारतीय रुपये देता था। लेकिन अब ईरान के पास में उस भारतीय रुपये का भंडार जो है कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जो भारतीय व्यापारी हैं उन्होंने इस निर्यात को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत में ये रुपये भंडार मैनेजमेंट करने का काम जो है यूको और आईडीबीआई बैंक के द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये लोग अपना सामान निर्यात कर देते थे और भारतीय व्यापारी यूके और आईडीबीआई बैंक से भारतीय रुपया ले लेते थे। तो ये आज का हमारा रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। कल को हम नेक्स्ट सेक्शन के साथ में शुरू करेंगे। आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।